नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 का यानी क्लास 9th के साइंस का सबसे पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, अगर आपको इसमें से एक शब्द का अर्थ अगर कायदे से पता हो तो आप चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चैप्टर हो उसकी शुरुआत करने के लिए आपको पुराना मटेरियल्स कुछ पता होना चाहिए। भाई, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा उसके आधार पर आप ही आगे बढ़ सकते हैं और ये बढ़ने का एक अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ बोले तो मैटर इन आवर सराउंडिंग हमारे चैप्टर का नाम है। तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ के बारे में कहा जाता है कि वह वस्तु यानी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, यानी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर कुछ परिमाण हो, यानी उसके अंदर कुछ क्वांटिटी हो। तो दो खासियत है, एक तो वो स्थान घेरती हो यानी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो, और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो या जिसको आप परिमाण आगे कह के संबोधित कर सकते हैं कि परिमाण का मतलब कुछ क्वांटिटी हो। भाई, गिनती में कुछ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना हो। तो कुछ परिमाण होना चाहिए, इसके साथ साथ द्रव्यमान होना चाहिए और वो स्थान घेरती हो। तो ऐसी कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, यानी आप परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान निहित होता है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो कुछ मास होगा, कुछ स्पेस कवर करेगी। तो एक बात और आपको सूचना दे दें कि आपको लगातार कई पार्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आप बिल्कुल ही आसान तरीके से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पदार्थ के कुछ प्रकार जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पदार्थ की बात करें, साहब पदार्थ क्या होता है तो आपने जान लिया। ठीक है, तो अब हम पदार्थ के आगे बात करें भाई, तो पदार्थ बेसिकली गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, ध्यान रहे, किसके आधार पर, अपनी प्रकृति के आधार पर, अपने गुणों के आधार पर पदार्थ दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कौन कौन सा? एक तो भौतिक गुणों के आधार पर आप कह सकते हैं सर पदार्थ कितने प्रकार के होंगे। दूसरा आप कह सकते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कह सकते हो, और दूसरा आप कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कह सकते हो कि पदार्थ कितने टाइप के होंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले देखो कि पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर, पदार्थ भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, एक बात ये याद रखिएगा कि ठोस, द्रव, गैस जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, वो भौतिक अवस्था के आधार पर ही होते हैं। ठोस, द्रव और गैस, तो ये तीन तो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो। इसके अलावा एक और आपको बताएं इंपॉर्टेंट, BEC जो आप 9th में देखोगे, और प्लाज्मा। तो बेसिकली आप ये पांचों देखने वाले हो, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? ठोस, द्रव और गैस पे करना है। तो ठोस, द्रव, गैस आपको ज़्यादा पढ़ना है रादर देन BEC और प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में अगर बात करें। BEC क्या होता है ये आपको हम बहुत अच्छे से बताएंगे जब आप BEC की बात करेंगे। BEC का मतलब जान लीजिए, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन वाले आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको बताएंगे कि क्या घटना हुआ था जिसके वजह से ये आपके अस्तित्व में आया। इसके अलावा प्लाज्मा, गैस को जब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे। भाई लोग, जब एनर्जी हम देते हैं तो होता क्या, सुन लो ज़रा ध्यान से, लगे हाथ, कि जब आप ठोस को ऊर्जा दोगे, यानी बर्फ़ है उसको आप टेम्परेचर दीजिए, टेम्परेचर मतलब एनर्जी दीजिए। तो आपने बर्फ़ को एनर्जी दी तो वो लिक्विड में आ गया यानी पानी बन गया। पानी को ऊर्जा दोगे तो गैस बन जाएगा। अब गैस को ऊर्जा देंगे तो क्या होगा? तो गैस को जब आप अत्यधिक ऊर्जा देंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, और जब गैसों में एनर्जी आ जाएगी तो वो क्या होगा? आयनित हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं गैसों का आयनीकरण करना। जैसे ही वो आयनित हो जाएंगी तो वो उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाएगी, और जब वो बदलेगी तो उसी का नाम है प्लाज्मा। ठीक है, तो जब प्लाज्मा पढ़ेंगे अपन लोग तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? तो साहब, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ मात्र दो प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे आप सर कई तरह से हमने सुने, हमने कहा रुको थोड़ा इत्मीनान से रखो, इत्मीनान से समझो। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा भाई साहब अपना शुद्ध पदार्थ,
शुद्ध पदार्थ। अच्छा, दूसरा क्या होगा? मिश्रण। कुछ तो गड़बड़ है दया, जब यहाँ कुछ मिश्रण यानी दो चीज़ें जब मिल जाएंगी आपस में तो मिश्रण का निर्माण करेंगे ना, मिश्रित हो जाएंगी। अब किसी भी अनुपात में हो, हमको नहीं मतलब है, आप किसी भी हिसाब से ले लीजिए, दो चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, बस मिक्स कर दीजिए, मिश्रण बन जाएगा। और जब वो मिश्रण बन जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा एक तरह से, साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। हालांकि अभी हम वो भी बताएंगे उसमें क्या होता है। शुद्ध पदार्थ जो होगा भाई साहब वो दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? एक तो होगा तत्व। क्या होगा? तत्व बोले तो एलिमेंट। दूसरा क्या होगा? यौगिक। ठीक है, यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। तो तत्व होगा और यौगिक होगा। अभी हम बताएंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, लेकिन इससे पहले जान लीजिए मिश्रण। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है ना, आप तो जानते हो भाई। एक तो समांगी और दूसरा हाँ विषमांगी या असमांगी जिसको आप कहते हो। एक तो हो गया आपका समांगी और दूसरा विषमांगी। तो ये दो टाइप के हो गए आपके मिश्रण। समांगी मतलब होमोजीनियस, विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस। अब थोड़ी थोड़ी बात कर ले, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होती है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल्स में कायदे से पढ़ेंगे। तत्व शुद्ध पदार्थ का एक रूप है, शुद्ध पदार्थ का एक रूप है। और तत्व किसे कहेंगे? एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित, यानी समान प्रकार के कणों द्वारा निर्मित जो पदार्थ होगा, जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वो तत्व होगा। ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सल्फर, जितने भी आप 118 तत्व जानते हो, तो 118 तत्व हैं तो 118 प्रकार के परमाणु हो जाएंगे और उनकी अपनी एक विशेष क्वालिटी होगी, एक स्पेसिफिक क्वालिटी होगी। ये सब यूनिक पर्सन होंगे भाई साहब। यौगिक क्या होगा? जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो यौगिक कहलाएंगे। फिर से एक बार सुनो ध्यान से। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब आप बहुत सारे यौगिकों को सुने हो, फिलहाल हम एक दो लिख दे रहे हैं। जैसे जल ही जीवन है यानी H2O, HCl, खाना खाओगे तो पचाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके साथ साथ बहुत ही है, जितना भी आप कंपाउंड देखते हो वो सारे यौगिक के अंतर्गत ही आते हैं मैक्सिमम। समांगी, जब रासायनिक संगठन समान होगा। रासायनिक संगठन का मतलब चीनी और पानी घोल दो, चीनी और पानी घोल दिया, घोलने के बाद क्या चीनी आपको दिखाई पड़ती है? बिल्कुल नहीं दिखेगी। नमक घोल दीजिए, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चीनी और पानी का घोल या चीनी और नमक और पानी का घोल तो क्या हो जाएगा? समांगी। लेकिन हमने कहा भाई ऐसा एक काम करो कि आप पानी में तेल घोल दो, अब तेल को आप मिक्स करो, स्टायर करो। जब मिक्स करोगे तो तेल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। और जब नहीं मिलेगा तो वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एक छोटा सा वर्गीकरण समझ में आया होगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। अब मज़े की बात बताएं आपको, कमाल की बात यह है कि आपको भौतिक गुणों के आधार पर, ये आपका पहला चैप्टर है, यानी ये आपका पहला चैप्टर है ठोस द्रव गैस, जिसमें आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, अच्छे से एकदम खंगाल के रख देना इसको। उसके बाद इसकी अगर आप बात करोगे तो ये जो आपका चैप्टर है ये आपका सेकंड चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है और ये पहला चैप्टर है। हालांकि दोनों पदार्थ के ऊपर ही डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक छोटी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने पहले चैप्टर के पहले लेसन में ज़रा इसको आप लोग मेंशन कर दो, ताकि आपको आगे टेंशन ना लेनी है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाएं देखी। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक डिस्कस कर लेते हैं, वो है पदार्थ के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे अहम बात यह है कि पदार्थ जो बनेगा वो कणों से मिलकर बनेगा। कोई भी पदार्थ है उसका निर्माण किससे होगा? कण से होगा, कोई ना कोई पार्टिकल्स से होगा। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे, यानी पदार्थ के कण होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। ऐसी खासियत होगी जो आपको अगले 4 साल तक या जब तक आप पढ़ते रहे साइंस, तब तक आपको पढ़ना रहे। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए कि पदार्थ के गुण क्या है
तो पदार्थ के गुण में जो सबसे पहला गुण है वो क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में, आप समझ सकते हैं, हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितने भी पदार्थ हैं, आपने भौतिक अवस्था के आधार पर पहले चैप्टर में पढ़ना है, तो ठोस द्रव गैस जितने भी पदार्थ हैं उनके बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होता है, जिसे क्या कहेंगे, होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतराकाशीय स्थान कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, अंतराकाशीय, अंतराकाशीय स्थान, है ना, अंतराकाशीय स्थान या अंतरापरमाण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान कहते हैं, ठीक है, या रिक्ति कहते हैं, अंतराकाशीय रिक्ति कहते हैं, आप जो भी कह लो। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, ये कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ के कण होंगे उनके बीच में खाली जगह होगी। जैसे ठोस है तो ठोसों में ये जो अंतराकाशीय स्थान है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई बात सॉलिड की। अगर आप बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में ये जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा, और अगर आप बात करेंगे गैस की तो ये जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो दो कणों के बीच में जगह है उसी को आप कह रहे हैं अंतराकाशीय स्थान या अंतराकाशीय रिक्ति। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, दूसरी बात करें तो जो आपके पदार्थ के कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत क्या होते हैं, वेरी स्मॉल। तो आप ये कह दीजिए कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप लोग जो भी बताया जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज इट इज़ उसको लिख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इस बात को अगर आपसे कह दिया जाए कि साहब इसको प्रूव करो, तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, आप एक बीकर ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप एक काम करो, आप 1 लीटर पानी घोल दो, 1 लीटर पानी उसमें मिला दो, ठीक है, सॉरी 1 लीटर पानी इसमें डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में आपने क्या करना है, आप इसमें 100 ग्राम चीनी घोल दो, 100 ग्राम चीनी घोल दो। तो 100 ग्राम चीनी घोलोगे तो जो लेवल पहले था, आप देखेंगे कि जो लेवल पहले था, मान लो इस बोतल में जहाँ तक यहाँ पानी है, ठीक है, यहाँ तक पानी है, निशान लगा दें, निशान लगाने के बाद इसमें हम 100 ग्राम 50 ग्राम चीनी घोल दें, तो चीनी के जो कण होंगे वो इस पानी में घुलने के बाद इसका जो लेवल है वो सेम बना रहता है, समान बना रहता है। इस बात से ये प्रूव होता है कि अगर जगह ना होती बीच में तो चीनी कैसे एडजस्ट होती, नहीं होती। इसीलिए जैसे ये पानी के कण हैं, ये द्रव है, तो उसके बीच में चीनी आके बैठ गई, ये चीनी के कण हो गए आपके, ठीक है। ये किसके थे, जल के थे, यानी वाटर के थे, तो इसके बीच में खाली जगह थी, जब ही चीनी के कण आके बैठ गए और इसी वजह से इसका लेवल नहीं बदला, लेवल नहीं बढ़ा, ठीक है। तो इसके वजह से आप कह सकते हैं कि कणों के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, जिसको आप अंतराकाशीय स्थान कहते हो, ठीक है। ये कण बहुत छोटे होते हैं। अब छोटे वाली बात को कैसे प्रूव करोगे, तो KMnO4 जिसको आप पोटेशियम परमैंगनेट कहते हो, एक्चुअल में जब इसको घोला जाता है तो ये डार्क बैगनी कलर का होता है ना, या नीले कलर का आप लोग देखते होगे, तो एकदम डार्क बैगनी होता है। जब आप इसको किसी बीकर में घोलो, बीकर में पानी भर लो, पहले आपने क्या किया, मान लो 1 लीटर पानी ले लिया आपने, 1 लीटर क्या ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, और इसमें थोड़ा सा KMnO4 आप घोल दीजिए, तो ये क्या होगा, ये आपका डार्क बैगनी कलर का होगा, है ना। मान लो 100 ग्राम आप घोल देते हो, तो आप इसको कह दीजिए बैगनी कलर का होगा, ठीक है। हमने कह दिया सर ये बैगनी कलर का होगा। हम कहे 1 लीटर है ना, आप इसका 900 ग्राम निकाल लो, है ना, या इसका 100 ग्राम आप ले लो, कितना ले लो, 100 ग्राम आप ले लो। 100 ग्राम लेने के बाद आप एक दूसरे बीकर में जिसमें पानी भरा हुआ है 1 लीटर, है ना, उसमें आप इसको घोल दीजिए,
जैसे आप इसको घोलेंगे तो क्या पाएंगे, इसका बैगनी कलर था तो यहाँ पर जो कलर होगा वो हल्का बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का बैगनी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको और चेक करना है कि इसके कण छोटे हैं कि बड़े हैं, तो आप एक काम करो, इसका 100 ग्राम निकालो और 1 लीटर अदर कोई बीकर में घोल लीजिए बर्तन में, फिर इसका 100 ग्राम इसमें घोलिए। जब आप 100 ग्राम घोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अत्यंत यानी बहुत हल्का बैगनी कलर का होगा, है ना, अत्यंत हल्का कलर होगा, यानी बहुत हल्का बैगनी कलर का होगा। ठीक है, तो इस बात से ये प्रूव हो रही है कि KMnO4 यानी जो एक पदार्थ है, ठीक है, दूसरे पदार्थ में घोला जा रहा है, तो ये भाई साहब जो हैं ये इतने छोटे हैं कि यहाँ पर घोला गया तो पूरा ये फैल गया पूरे कलर में। इसके बाद इसका 100 ग्राम निकाल के दूसरे में ले जाया गया तो ये पूरे में फैल गया, फिर हल्का कलर हो गया। फिर इसका 100 ग्राम निकाल के तीसरे में ले जाया गया तो ये अभी भी घुले हुए हैं और इनका कलर क्या हो रहा है, हल्का होता चला जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट पदार्थ इस वाटर में घुला हुआ है, और जब तक ये रहेगा तब तक अपना कलर तो दिखाता ही रहेगा ना। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने 2 पॉइंट्स देखे, 2 पॉइंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूवेबल, यानी ये जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो जब गति की बात आएगी तो आप लोग एक चीज़ सीखोगे, यानी इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। ये निरंतर गति करते रहते हैं। अब चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो इसके जितने भी कण होंगे वो आपस में क्या करेंगे, निरंतर गति करते रहते हैं। निरंतर गति करने में एक चीज़ आप सीखोगे वो होती है विसरण। तो पहले विसरण जान लीजिए, उसके बाद इस गति के आधार पर आप विसरण की, यानी विसरण को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो विसरण क्या चीज़ होती है पहले इसको जान लीजिए, तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ वाकई पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। तो डिफ्यूजन जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अंतः मिश्रण। अंतः मिश्रण का मतलब इनर मिक्सचर। यानी अच्छे से एक दूसरे में क्या हो, घुल मिल जाएं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अंतः मिश्रण क्या कहलाता है ना, विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। ठीक है, तो विसरण किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो एक दूसरे से अंतः मिश्रित होने के बाद जो पदार्थ, ये जो गुण है इसी को हम लोग विसरण बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 2 पदार्थ कौन से सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं। अब आपको मैं ऑप्शन दे दूं कि आपके पास 2 ठोस हैं, 2 द्रव हैं और 2 गैस हैं, तो बताइए कौन 2 चीज़ें आपस में बहुत जल्दी से मिलेंगी। तो फट से आपके दिमाग में आएगा सर गैस। क्यों? हालांकि बहुत से लोग कहेंगे नहीं सर लिक्विड भी जब पानी में घोल देते हैं बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि जो गैस के कण हैं उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। कैसे सर? अच्छा, अब ज़रा इसको ध्यान से समझिए। हमने कभी परफ्यूम लगाया आप लोगों ने, तो परफ्यूम अगर आप हल्का सा स्प्रे करो, या डिओडोरेंट या परफ्यूम जो होता है हल्का सा स्प्रे करो, तो देखिए कमरे में तुरंत महक जाता है। कमरे में तुरंत क्यों महक जाता है? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो रूम में बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। वहीं आप लिक्विड में कोई चीज़ रखिए तो उतनी तेज़ी से नहीं फैलती है। दूध है, पानी है, गिरने के बाद कितनी तेज़ी से फैलेगा? नहीं फैलेगा, बहुत ज़्यादा दूरी में जाएगा नहीं। लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो तुरंत एयर में क्या होता है, हवा में घुल मिल जाते हैं और खुशबू पूरे कमरे में महक जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो गैस होंगे सर, इसमें विसरण दर सबसे ज़्यादा है। तो हमने कहा बिल्कुल। इसके बाद हमने कहा भैया द्रव में, द्रव आपस में
जल्दी से घुल जाते हैं, और फिर बचा कुछ आपके पास बचा ही क्या, ठोस बचा है, लिख दीजिए। तो सबसे ज़्यादा विसरण की क्रिया किस में होती है, गैस में होती है, फिर द्रव में, फिर ठोस में, ठीक है। अच्छा, अगर कहे कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, तो विसरण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को जान लीजिए। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो डिफ्यूज़न को इफ़ेक्टिव करती हैं, यानी डिफ्यूज़न की रेट को बढ़ाती हैं या घटाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है उसकी भौतिक अवस्था, यानी फिजिकल स्टेट। आप कौन सी भौतिक अवस्था की बात कर रहे हो, आप ठोस की बात कर रहे हो कि द्रव की बात कर रहे हो कि आप गैस की बात कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है भौतिक अवस्था, यानी अगर भौतिक अवस्था आप गैस लेंगे सर तो विसरण ज़्यादा होगा, द्रव लेंगे सर तो विसरण कम होगा, वहीं ठोस लेंगे तो सर विसरण बहुत कम होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ तापमान। देखिए तापमान तो आप लोग का भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, जब आप लोग को कुछ उल्टा सीधा कोई बोल देता है तो आप लोग का भी है ना टेंशन बढ़ने लगता है, आप लोग भी एकदम सोचते हो कि आज तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, तापमान का देखना है कि विसरण की क्रिया पर क्या असर पड़ता है। तो भाई साहब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, हमको पदार्थ का बढ़ाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे तो एक चीज़ बढ़ जाएगी, वो है एनर्जी। कैसे सर, ये बात थोड़ा सा और क्लियर हो जाती तो अच्छा रहता। तो देखिए, आप तापमान बढ़ाते हो तो ये बर्फ़ है, मान लीजिए ये बर्फ़ है, हमने यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या था, ठोस था, ठोस से फिर ये क्या आ जाएगा, फिर ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो ये पानी में आ गई, तो ये हो गया द्रव। तापमान बढ़ाने पर द्रव, और ज़्यादा टेम्परेचर दिए तो अब ये क्या बन जाएगी, गैस। ऐसा होता है। तो जब तापमान बढ़ाएंगे तो बताइए गैस की अवस्था में पहुंच रहा है, और तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, यानी जो कंपन कर रहा है या हिल रहा है, जो गति कर रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है वो बढ़ जाता है। और जब मूवमेंट बढ़ेगा तो कोई चीज़ जल्दी घुलेगी कि नहीं घुलेगी, हमको घुलने से मतलब है। और जब कण पहले से ही मूवेबल है तो जल्दी से जाके घुल जाएंगे। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा क्या बढ़ जाएगा, विसरण की क्रिया बढ़ जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ है, एक चीज़ है घनत्व। आप अगले लेक्चर में जब देखोगे ठोस द्रव गैस में अंतर, तो आप लोग घनत्व को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा कि घनत्व किसका कम, किसका ज़्यादा, किसका बहुत कम होता है। तो फिलहाल घनत्व तो आप जान लीजिए कि गैस का घनत्व जो होता है वो बहुत कम होता है, और ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर घनत्व की बात करिए तो ठोस का सबसे ज़्यादा, गैस का सबसे कम। रही बात द्रव की, तो द्रव की बीच में ही रहता है, ठोसों से कम, गैसों से अधिक, ठीक है, घनत्व होता है। तो जब घनत्व आपका अधिक होगा, या घनत्व कम करिए, घनत्व का क्या करिए, कम करेंगे, तो जो विसरण है, विसरण, जब घनत्व कम होगा तो विसरण की क्रिया बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि घनत्व कम किसका होता है, गैस का, इसीलिए गैसों में विसरण ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स जो है, आपका तीसरा पॉइंट, उसमें आपको विसरण समझ में आया होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का अंतः मिश्रण ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, और विसरण के साथ उस पर पड़ने वाले प्रभावों को भी समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए अपना चौथा है ना, लास्ट देख लेते हैं, बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं अपना। तो चलिए देख लेते हैं अपना चौथा और लास्ट पॉइंट क्या है, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अंतः आकर्षण बल या अंतःकणीय बल, है ना, अंतरा कणीय आकर्षण बल, आकर्षण बल, इंटरस्टिशियल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल अट्रैक्शन फोर्स। तो अब बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है किस में है,
ठोस में, यानी सॉलिड में ये सबसे ज़्यादा होगा, द्रव में सॉलिड की अपेक्षा कम होगा और गैस में ये सबसे कम होगा। ठीक है। अच्छा, दो कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको हम लोग अंतःकणीय आकर्षण बल कहते हैं। बात आएगी परमाणु की तो परमाणु में बोलेंगे, अंतरापरमाण्विक। बात आएगी अणु की तो अंतराण्विक बल हो जाएगा। ठीक है। तो इसी आकर्षण बल के वजह से होता क्या है कि ठोस का, इसी आकर्षण बल के वजह से ठोस की जो आकृति होती है, यानी शेप, आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम, इसी आकर्षण बल की वजह से ठोस की आकृति, यानी ये चौक है तो चौक जिस साइज का है उसी साइज का रहेगा। ठीक है। इसका ना आयतन कम होगा, यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई भी नहीं कम होने वाली है, और ना इसकी शेप बदल जाएगी। शेप बदलने का मतलब ये अभी चौक लंबा है तो गोल नहीं हो जाएगा, यानी इसका आयतन और आकृति, आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है फिक्स, यानी निश्चित होगा। अगर आप बात करिए द्रव की, तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित, किसके वजह से, इसी आकर्षण बल की वजह से आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार या जिसको आप क्या कहते हो, आकृति कहते हो, ये अनिश्चित होती है, ये फिक्स नहीं होती है, अनिश्चित होती है। अब अनिश्चित का मतलब ये कि जैसे हमने ये बॉटल ले लिया, अब इसमें पानी है, तो बॉटल में पानी है तो पानी दिख रहा है आपको, अब इस पानी को हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, या जिस शेप में इस पानी को हम ढालना चाहें उस शेप में ढाल सकते हैं। बस जिस बर्तन में आप इसको ढालोगे पानी उसी का आकार ले लेगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका द्रव है उसका आकार और आकृति, आकार और आकृति, आकार या आकृति अनिश्चित होती है, जबकि आयतन, अब 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप इसको आप भगोने में रखिए, चाहे आप बॉटल में रखिए, चाहे आप किसी ड्रम में रख दीजिए, 1 लीटर से 1.5 लीटर नहीं होगा। गैस का ना तो आयतन यानी वॉल्यूम और आकार, आयतन और आकार, ये जिसको आकृति कहते हो, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों ही अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है। किसके वजह से, हाँ, आकर्षण बल में, आकर्षण बल के वजह से, जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है उसके वजह से। ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने कितनी चीज़ें सीख ली, तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमारे आसपास के पदार्थ, यानी पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के वर्गीकरण को देखा आपने, यानी पदार्थ भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर आपने ठोस, द्रव, गैस, बीईसी और प्लाज्मा देख लिया। रासायनिक गुणों के आधार पर पहले आपने देखा शुद्ध पदार्थ, मिश्रण भी 2 प्रकार के, विषमांगी और क्षमांगी। इसके अलावा शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक होते हैं। ठीक है। तो फिर आपने देखा कि पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, तो पदार्थ के गुणों में 4 गुण देखे आपने। सबसे पहला गुण आपने क्या देखा कि सर पदार्थ के जो गुण होते हैं उसमें सबसे पहला देखा कि ये कणों से मिलकर बने होते हैं और कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसको अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। ठीक है। इन कणों के बीच में जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं आप, अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट्स आपने देखा था कि ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा पॉइंट देखा ये निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा पॉइंट देखा कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको आप अंतःकणीय आकर्षण बल कहते हो। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ कम समझ में आता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप रिपीट करके देखिए, अदरवाइज़ आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर होता है और इसके आगे की सारी बातें हम लोग करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और हमारे सारे जो वीडियोज़ हैं पार्ट बाय पार्ट वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।